हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आवाज की तबाही के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से प्रोफेसर काले ने अपने असिस्टेंट नायर और पटेल के साथ मिलकर पराध्वनि तरंग यंत्र बनाया था, जिसको ध्वनि राज ने चुरा लिया और उसने पटेल की हत्या करवा दी। और कोरखवाब के हीरे की मदद से उसने ध्वनि तरंग यंत्र से एक ध्वनि दैत्य कर्कश को पैदा किया जिसने राजनगर में तबाही मचा दी थी और ध्रुव उसे जाकर टकराया गया था राजनगर को तबाही से बचने के लिए। और अब आगे पढ़ते हैं। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यह जीव खत्म हो जाएगा। इस थ्योरी को तो मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ। ध्रुव ने मीनार के मलबे से एक लोहे के सरिया को खींचकर मोड़ दिया और उसकी अपनी बेल्ट से पकड़ लिया। कर्कश के दोनों हाथ एक बार फिर ध्रुव की तरफ लपके और ध्रुव ने फुर्ती के साथ सरिये के दोनों सिरे अपने निशाने से सटा दिए। रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और कर्कश गायब हो गया। साथ ही साथ इस शॉर्ट सर्किट का असर कहीं दूर तक हुआ। यह क्या? कर्कश के साथ साथ उसको पैदा करने वाला मेरा ये यंत्र भी शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्योंकि यह ध्वनि तरंगों के जरिए कर्कश से जुड़ा हुआ था। अब हम कर्कश को दोबारा पैदा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ कमाल है ध्रुव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे प्राणी को नष्ट भी किया जा सकता है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस जीव को ध्वनिराज ने यहाँ पर भेजा था। इसलिए जब तक मैं ध्वनिराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस रात बगैर किसी और घटना के बीत गई। लीजिए आ गए कंजूस मक्खीचूस। कंजूस मैं कंजूस हूँ। नहीं होते तो मुझे 2000 रुपये ना दे देते। न तो रुपए देते हो और न ही मेरा ईयर प्लग वापस करते हो। तेरे ईयर प्लग से अभी मुझे कुछ काम है। और रही पैसे की बात तो मैं अभी रेनू को फ़ोन कर देता हूँ, तू जाकर उससे पैसे ले लेना। ओके तो ये लो फ़ोन। 1 मिनट न्यूज़ सुन लेने दो। कल रात को राजनगर में एक अजीबोगरीब प्राणी ने एक फ्लाईओवर के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व वाले विजय स्तंभ को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन मशहूर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव ने वक्त पर घटनास्थल पर पहुंचकर इस प्राणी को नष्ट कर दिया। अच्छा तो कल रात को तुम चुप। इस घटना के पीछे किसका हाथ? अरे एकाएक डिस्टर्बेंस क्यों आने लगा? डिस्टर्बेंस के साथ ही न्यूज़ रीडर का चेहरा गायब हो रहा था और उस पर एक नया चेहरा उभर रहा था। ध्वनिराज। राजनगर के वासियों, मैंने ये प्रसारण तुम लोगों को एक जरूरी संदेश देने के लिए रोका है। कल रात राजनगर में तबाही फैलाने वाला प्राणी मेरा सेवक कर्कश था और इस समय मेरी अल्ट्रासोनिक तोप तुम्हारे राजनगर पर सधी हुई है। अपने एक ही इशारे से मैं राजनगर की हर इमारत को धूल में मिला सकता हूं और अगर कल सुबह तक तुम लोगों ने मुझे 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं ऐसा ही करूंगा। तुम लोगों को यकीन दिलाने के लिए अब से 1 घंटे बाद में अपने अड्डे पर बैठे बैठे सिटी हॉल को नष्ट कर दूंगा। गुड बाय राजनगर वासियों। ओह माय गॉड, यह आदमी वाकई पागल है। मुझे इसे हर कीमत पर रोकना होगा। अरे भैया मेरे पैसे। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। यह जरूर इस ध्वनिराज के पीछे जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भैया ध्वनिराज से अकेले नहीं निपट सकता है। वो खतरनाक आदमी लगता है। इसलिए आज चंडिका भी ध्रुव की मदद के लिए जाएगी और मेरे ईयर प्लग में जो माइक्रोफोन लगा है वो मुझे बताता रहेगा कि भैया कहाँ जा रहा है। ध्रुव का पहला स्टॉप पुलिस हेडक्वार्टर था। उसे पागल का मैसेज हमारे पास आ चुका है। ध्रुव, उसने कल सुबह तक 50 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खड़े एक स्टीमर पर भेजने को कहा है, वरना कल सुबह से वह राजनगर की इमारतों को तबाह करना शुरू कर देगा। अगर हमको पता होता कि वह ये सब हरकतें कहाँ से बैठकर कर रहा है तो। ओह मुझे याद ही नहीं रहा। क्या याद नहीं रहा ध्रुव? और तुम चल कहाँ दिए? लौटकर बताता हूँ सर। इस भाग दौड़ में मैं यूकेलिप्टस के जूते में चिपके उसे पौधे को तो भूल ही गया था जिसे मैं बोटेनिकल गार्डन के डॉक्टर जोशी को ये पता करने के लिए दिया था कि वह अजीब पौधा कहाँ पैदा होता है। मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने ये पता कर लिया होगा। ध्रुव का ख्याल सही था। ये पौधा एक दुर्लभ किस्म का पौधा है।
ध्रुव, और यह सिर्फ पहाड़ों के ऊपरी भागों पर ही उगता है। यहाँ पर यह पौधा सिर्फ काली पहाड़ी पर ही मिलता है। काली पहाड़ी। यूकेलिप्टस ने मरने से पहले काल शब्द बोला था, शायद वो काली पहाड़ी ही बोलना चाहता था। यानी यूकेलिप्टस काली पहाड़ी से ही आ रहा था और ध्वनिराज ने अपना अड्डा भी वही बना रखा है। यानी अब भैया काली पहाड़ी की तरफ जा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ध्वनिराज इस बात से ज्यादा देर तक अनजान नहीं रहेगा। मुझे भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ध्रुव तुरंत काली पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। पहले मैं खुद ये पता कर लूं कि ध्वनिराज का अड्डा काली पहाड़ी पर है या नहीं। उसके बाद मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। मैं पुलिस को गलत खबर देकर उनका ध्यान बटाना नहीं चाहता। श्वेता के अनुमान को ध्वनिराज सही साबित कर रहा था। ध्वनिराज, आपका ध्रुव पर नजर रखने वाला आइडिया बहुत सही था। लगता है कि वो इधर ही आ रहा है। यानी उसको किसी तरह हमारे इस अड्डे का पता चल गया है। मुझे इसी बात से डर लग रहा था। अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो 50 करोड़ तो क्या 50 पैसे तक नहीं मिलेंगे। इसको अभी तुरंत रोकना होगा और यह शुभ कार्य मेरी अल्ट्रासोनिक तोप करेगी। ध्रुव अपने ऊपर आने वाले खतरे से बेखबर नहीं था, पर उसे यह पता नहीं था कि खतरा कहाँ से और कैसे आएगा। कल रात कर्कश के खत्म हो जाने से ध्वनिराज ये तो जान ही गया होगा कि मैं अभी जिंदा हूँ और फिर वह मुझे मारने। ये कुत्ता अचानक कस के क्यों चिल्लाने लगा? ये जरूर ऐसा कुछ सुन रहा है जिसे मैं नहीं सुन पा रहा। जैसे अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी ध्वनिराज मुझ पर आक्रमण कर रहा है। पर कैसे? अपने आसपास देख रहे ध्रुव का ध्यान उस मूर्ति पर बिल्कुल नहीं था जिसके ठीक नीचे वह खड़ा हुआ था। और जब तक उसे खतरे का आभास होता तब तक टूटती मूर्ति के भारी टुकड़े ठीक उसके ऊपर गिरने शुरू हो गए थे। और इस बार आसपास लोहे का कोई पाइप नहीं था। ध्रुव ने अपने होश हवास काबू में रखे। ध्वनिराज ने मुझ पर जगह चुनकर हमला किया है। बचने का सचमुच कोई मौका नहीं है सिवाय एक रास्ते के। अगले ही पल ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल को हवा में उठा दिया और मूर्ति के भारी टुकड़े ध्रुव के सिर पर गिरने के बजाय स्पेशल मोटरसाइकिल के अगले पहिए से टकराकर इधर उधर बिखर गए। ओह, मौत से बाल बाल बचा। ये तो फिर बच गया ध्वनिराज। ये लड़का इतनी आसानी से खत्म हो सकता तो ये कब का मर चुका होता। पर मेरे पास और भीषण दांव भी हैं। ध्वनिराज के इस हमले ने इस बात को पक्का कर दिया है कि मैं सही रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, और इस बात को भी कि ध्वनिराज मुझे किसी तरह से देख भी रहा है और जल्दी ही वह मुझ पर हमला जरूर। अगले ही क्षण ध्रुव पर जैसे बिजली गिरी, लेकिन ध्रुव इस बार सतर्क था। तेजी से लहराती हुई मोटरसाइकिल ने ध्वनि तरंग के वार को साफ बचा लिया, लेकिन इस बार ध्वनिराज ध्रुव को सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहता था। ध्रुव पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार होते रहे, पर एक भी वार ध्रुव तक नहीं पहुंच सका। युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें एक तरफ सुपर कमांडो ध्रुव था जिसके पास सिर्फ आत्मविश्वास और विलक्षण दिमाग था, और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरनाक और ताकतवर व्यक्ति था जिसके लिए एक पूरे महानगर को भी धूल में मिला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक तो इतनी दूर से सिर्फ एक आदमी को निशाना बनाना वैसे ही मुश्किल होता है, और ऊपर से यह सीधा चल भी नहीं रहा है। ये काफी रास्ता पार कर चुका है। अब इसको रोकने के लिए मुझे अपना निशाना बदलना पड़ेगा। ध्रुव ध्वनिराज के निशाने से बचता हुआ शहर के अंत तक आ गया था। नदी के उस पार से काली पहाड़ी का इलाका शुरू हो जाता है। ये पुल पार कर लेने के बाद मैं लगभग आधा रास्ता पार कर लूंगा। ध्वनिराज की धमकी के कारण आज इस वक्त पुल पर भी ट्रैफिक नहीं के बराबर है। इसे पार करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ध्रुव के पुल पर पहुंचते ही पूरा पुल एक भयंकर कंपन से कांपने लगा। यह एकाएक पुल को क्या हो गया? ये पुल तो भूकंपों के झटकों को भी आराम से सह जाता है। यह जरूर ध्वनिराज का मुझ पर दूसरा हमला। ध्रुव के पूरी बात सोच पाने से पहले ही पुल के बीच का पूरा हिस्सा एक जबरदस्त कड़कड़ाहट के साथ पानी में गिरने लगा। ऑफ तो यह है ध्वनिराज का प्लान, लेकिन ऐसे बचकानी प्लानों से ध्वनिराज मुझे उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। हवा में गिरते कंक्रीट के टुकड़े पर से ध्रुव ने मोटरसाइकिल सहित एक जबरदस्त छलांग लगाई और मोटरसाइकिल के दोनों पहिए पुल को थामने वाले लोहे के मजबूत तारों पर आ टिके।
देखते ही देखते ध्रुव पुल को पार कर चुका था। कमाल है, ध्रुव ने आपके इस वार को भी बेकार कर दिया ध्वनिराज। इसलिए तो मैं अपना प्लान शुरू होने से पहले ही इसे खत्म कर देना चाहता था टाटो। लेकिन अभी किस्मत इसका साथ दे रही है, पर मैं भी इसको खत्म करके ही मानूंगा। एक बार ये पहाड़ी रास्ते पर आ जाए फिर इसकी कब्र मैं वहीं पर बनाऊंगा। पुल के बाद से काली पहाड़ी का घुमावदार और पेंचदार रास्ता शुरू हो जाता था। अब असली खतरा यहाँ से शुरू होता है। अगर ध्वनिराज ने मुझ पर इस पहाड़ी इलाके में हमला किया तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। और पहाड़ी की चोटी पर तुमको पक्का पता है कि अब वो पहाड़ी सड़क के सबसे संकरे हिस्से में आ रहा है। हाँ ध्वनिराज, यह इस चढ़ाई का सबसे संकरी हिस्सा है। तो फिर मेरे काम के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है। ध्वनिराज के हमले का इंतजार कर रहे ध्रुव का ध्यान अपने ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं था, जहां पर एक विशालकाय बाज ध्रुव का काफी देर से पीछा कर रहा था। ऑफ ये सड़क तो मुश्किल से 5 फीट चौड़ी होगी, लोग यहाँ से कार कैसे? तभी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक धमाका हुआ और विशालकाय चट्टान एक गड़गड़ाहट के साथ सीधे ध्रुव के रास्ते पर लुढ़कती हुई ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। ध्वनिराज ने यह वार बहुत सोच समझ कर किया है। वो समझता है कि या तो अब मैं भारी पत्थरों के नीचे कुचला जाऊंगा या सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ध्रुव जुपिटर सर्कस में एक आइटम मौत का कुआं दिखाता था, जिसमें मोटरसाइकिल को एक गोल पिंजरे की दीवारों पर चलना पड़ता था। आज वह आइटम मैं ध्वनिराज को फ्री में दिखाऊंगा, इस सपाट और गोल पहाड़ी दीवार पर मोटरसाइकिल चलाकर। ध्रुव ने अपने बदन को झुकाकर मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज कर दी और मोटरसाइकिल अपना रास्ता बदलकर पहाड़ी ढलान पर चढ़ गई। देखते देखते ध्रुव लुढ़कते पत्थरों के ऊपर से सुरक्षित निकल गया। इस युद्ध की है तीसरी बाजी भी मेरे ही नाम रही। ये तो मेरे हर वार को बेकार करता जा रहा है और अब ये हमारे अड्डे से ज्यादा दूर भी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका है, वरना ध्रुव हमारे इस अड्डे तक पहुंच ही जाएगा और फिर ना जाने क्या होगा। इस बात को ध्रुव भी समझ रहा था। अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां पर मुझे ध्वनिराज का अड्डा होने का शक। यह आवाज कैसी हो रही है? पूरी सड़क भी हिल रही है, लग रहा है कि जैसे भूकंप आ रहा है। मतलब साफ है मुझ पर ध्वनिराज का चौथा हमला हो रहा है। देखते ही देखते रास्ते का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। इतनी स्पीड में मैं ना तो तेजी से ब्रेक मार सकता हूँ और ना ही पहले की तरह इन उबड़ खाबड़ दीवारों पर चढ़ सकता हूँ। इस मुसीबत से उबरने का एक ही रास्ता है, रुकने की बजाय और तेज चलने का। स्पीडोमीटर की सुई थिरककर 200 के आंकड़े पर जा रुकी और ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में एक ऐसी छलांग लगाने के लिए उड़ी जिसकी आज तक किसी भी आदमी ने कोशिश तक नहीं की थी। ध्रुव का अद्भुत करिश्मा देखने के लिए कई दर्शक मौजूद थे, जैसे काली पहाड़ी की रोपवे ट्रॉली पर बैठे कुछ बच्चे। सचिन, वह देख सुपर कमांडो ध्रुव, माय गॉड, ये छलांग लगा पाएगा या नहीं? ऊपर चोटी पर बैठा वही विशालकाय बाज। और ध्वनिराज, अब की बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। कोई भी इंसान मोटरसाइकिल से इतनी लंबी छलांग नहीं लग सकता। मोटरसाइकिल तेजी से खाई के दूसरे छोर की तरफ जा गिरी और अगला पहिया खाई के छोर पर आ टिका। पल भर के लिए लगा कि ध्रुव ने खाई पार कर ली है, लेकिन फिर मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने लगी। सचिन, ध्रुव गिर रहा है। अब मुझे रोपवे का यह मोटा तार ही बचा सकता है। पर क्या मैं इतनी ऊंचाई से सिर्फ एक ही तार पर गिरने का करिश्मा दिखा पाऊंगा? जरा सी भी चूक से मैं इस तार के अगल बगल से निकल जाऊंगा और फिर मेरी हड्डियों का भरता बना पक्का है। कई सांसें रुकी हुई थी, लेकिन फिर कलाबाजी खाती हुई ध्रुव की मोटरसाइकिल रोपवे के तार पर आ टिकी। हुर्रे, ध्रुव बच गया। अब ध्रुव हमारे साथ साथ चलेगा। ध्वनिराज मुझ पर इतने सटीक हमले कैसे कर पा रहा है? जरूर वो किसी तरफ से मुझे देख रहा है, पर कैसे? एक मिनट, वो तोता हवा में बगैर पर हिलाए उड़ रहा है। तोते ऐसे कभी नहीं उड़ाते। यानी ये तोता नकली है। यह जरूर ध्वनिराज का रिमोट कंट्रोल खिलौना है जिसमें वीडियो कैमरा लगा है और इसी से वो मुझ पर नजर रख रहा है। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। इसने शायद हमारे कैमरे को देख लिया है। ध्वनिराज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब यह मुझसे बच नहीं पाएगा।
मेरा अगला वार रोपवे के तार पर ही होने जा रहा है। उधर ध्रुव के एक ही सधे हुए वार से तोता नष्ट हो गया और साथ ही साथ ध्वनि राज के वार से रोपवे का तार भी टूट गया। हम गिर रहे हैं, बचाओ। अगर यह ट्रॉली नीचे गिर गई तो इन बच्चों में से एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मुझे इनको बचाना ही होगा, चाहे इसके बदले में मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। गिरते ध्रुव ने एक हाथ से मोटरसाइकिल को हवा में घुमा दिया और रोपवे का तार मोटरसाइकिल में लिपटने लगा और फिर ध्रुव के एक साधे हुए झटके से मोटरसाइकिल एक उभरी चट्टान के दूसरी तरफ जा फंसी। ट्रॉली एक झटके के साथ हवा में रुक गई, पर ध्रुव का गिरना नहीं रुका। झटके के कारण मोटरसाइकिल उसके हाथ से छूट गई थी। अब उसके और गहरी घाटी के बीच में सिर्फ हवा थी। ध्रुव का अंतिम समय आ गया था और ध्रुव भी इस बात को समझ गया था कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा। पर तभी एक विशालकाय परछाई ने ध्रुव को ढांक लिया और दो विशालकाय पंजों ने गिरते ध्रुव की बांह पकड़ ली और कुछ ही पलों बाद ध्रुव वापस पहाड़ी पर खड़ा था। यह क्या था? इतना विशालकाय बाज तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इधर ध्रुव आश्चर्यचकित था और उधर ध्वनिराज बेहद खुश। मार दिया, मैंने ध्रुव को मार दिया। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं उसको उसके आखिरी वक्त में देख नहीं सका। उसकी डरा चेहरा देखकर मजा आ जाता। ध्वनिराज की यह इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी। काली पहाड़ी की चोटी पर एक मकान बना हुआ है और बाहर खूंखार कुत्ता और राइफल लिए एक आदमी पहरा दे रहा है। अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ध्वनिराज का अड्डा यही है। अब मेरा पहला काम पुलिस को मैसेज भेजना है और फिर मुझको इस पहरेदार पर बिना शोर मचाए कब्जा करना है और यह काम मैं इसी के कुत्ते से करवाऊंगा। और थोड़ी देर बाद झाड़ियां से एक गुर्राहट सुनकर कुत्ता झाड़ियां की तरफ बढ़ा। कुछ देर तक झाड़ियां से गुर्राहट की आवाज उभरती रही। ब्रूनो कम हियर। ब्रूनो झाड़ियां से बाहर निकाला, पर उसके तेवर बदले हुए थे और जब तक उसको इस बात का एहसास होता तब तक ब्रूनो ने उसे पर झपट चुका था। पहरेदार की आश्चर्यचकित आंखों ने ध्रुव की शक्ल की एक झलक देखी और फिर उसकी आंखें 1 घंटे के लिए बंद हो गई। ये तो गया, अब मुझे इस मकान के अंदर जाना है और सबसे सुरक्षित रास्ता छत से होकर जाता है। इस मकान की दीवार एकदम स्पॉट है, इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा और उसके लिए मैं ये नायलॉन की रस्सी और स्टार हुक लेकर आया हूँ। अब कुछ मदद बुलानी होगी। चिन चिन ची ची। ध्रुव ऊपर देखकर चहचहाया और जवाब में एक चिड़िया ध्रुव के कंधों पर आ बैठी। कुछ देर तक दोनों में चहचहाट होती रही और फिर चिड़िया अपनी चोंच में प्लास्टिक का स्टार नुमा हुक दबाकर उड़ी और उसने हुक को छत के एक उभरे भाग में फंसा दिया। कुछ ही देर बाद ध्रुव रस्सी से ऊपर चढ़ रहा था, पर किस्मत कुछ और ही रंग दिखा रही थी। क्या फालतू ड्यूटी है, हर 10 मिनट बाद छत पर गश्त। अरे ये चिड़िया के पंजों के पास क्या चमक रहा है? नीचे झांकते ही पहरेदार कुछ पलों के लिए तो चकित रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। तो तुम आ रहे हो, बड़े सख्त जान हो यार, इतनी कोशिशें के बावजूद भी जिंदा बचे हो। अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच जाते हो। ये तो रस्सी काटने जा रहा है और इतनी ऊंचाई से गिरकर तो मेरा भरता बन जाएगा। तेज चाकू नायलॉन की पतली डोर काटने के लिए डोर पर आ टिकी। अब एक हल्का सा झटका ही डोर काटने के लिए काफी था, लेकिन तभी परों की एक तेज फड़फड़ाहट हुई और एक विशालकाय बाज एक बार फिर ध्रुव की मदद को आ पहुंचा था। कुछ कर पाने से पहले ही पहरेदार को अपना शरीर हवा में उड़ता महसूस हुआ और उसके बाद नीचे गिरता हुआ। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहा। ये बाज, इसने एक बार फिर मेरी जान बचाई है, पर यह है क्या चीज? और यह बार बार मेरी जान क्यों बचा रहा है? और नीचे अभी बड़ी धमाकेदार आवाज आई थी। लगता है फकीरा आज कुछ ज्यादा ही जोर से गश्त लगा रहा है। यही काम करने की लगन हमको हमारे दुश्मनों से बचाए रखती है। बस फकीरे अब नीचे आजा, 10 मिनट बाद फिर जाना। अगले ही पल फकीरा नीचे आ गिरा। यह क्या बदतमीजी है, ऊपर बैठकर दारू पी रहा था क्या? यह उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी कोशिश में बेचारा नीचे गिर गया। तुम मरे नहीं। मारने वाला और बचाने वाला तो ऊपर बैठा है ध्वनिराज।
और मुझे ये देखना है कि उसने तुम्हारे लिए क्या सजा तय की है। पकड़ लो इसे। पकड़ने तो मैं तुम लोगों को आया हूँ। और ध्रुव फिर उन पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये लोग अपनी सारी कोशिशें के बावजूद ध्रुव को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इससे मुझे वह थोड़ा सा समय मिल जाएगा जिसमें मैं इसको रोकने का इंतजाम कर लूंगा। ध्वनिराज की उंगलियां तेजी से रंगीन बटनों पर फिसलने लगी, पर इससे अनजान ध्रुव ध्वनिराज के गुंडों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचने में व्यस्त था। ध्रुव का हथौड़े जैसा घूंसा आखिरी गुंडे के जबड़े से टकराया और साथ ही साथ ध्वनिराज की आवाज गूंजी, रुक जाओ ध्रुव, वरना तुम क्या कर लोगे ध्वनिराज। तुम मुझ पर अपने सारे हथियार आजमा चुके हो, लेकिन वह सब बेकार रहे, इसलिए मैं इस बार अपना निशाना बदल रहा हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि इस अल्ट्रासोनिक तोप से मैं राजनगर की कोई भी इमारत नष्ट कर सकता हूँ। अब तुम सिर्फ ये देख लो कि इस वक्त मेरी तोप किस मकान पर सधी है। ये तुम्हारा मकान है बेटा, और यह बटन दबाते ही यह मकान खत्म हो जाएगा, और उसमें रहने वाले भी। अब अगर तुम 1 इंच भी इधर उधर हिले तो घबराहट में मेरी उंगली इस बटन पर दब जाएगी, और फिर नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इस वक्त तो घर में मम्मी और श्वेता के साथ पापा भी होंगे। ठीक है ध्वनिराज, तुम जीते और मैं हारा। अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी मौत, एक धीमी और दर्दनाक मौत। ध्वनिराज ने एक डायल को घुमाया और देखते ही देखते एक चमकदार खोल ने ध्रुव के शरीर को अपने अंदर कैद कर लिया था। यह क्या है? ताकत लगानी बेकार है प्यारे ध्रुव, इस बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये बंधन ठोस ध्वनि तरंगों का बना हुआ है, और अब यह ऊर्जा बंधन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर तब तक कसता ही जाएगा जब तक तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां टूटकर तुम्हारे खून में मिल नहीं जाती। वह सच कह रहा है, इस साउंड एनर्जी का घेरा तो मेरे शरीर को कसता ही जा रहा है। मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है, मेरा दम घुट रहा है, सारे शरीर की नसें फटती लग रही है। ये यंत्रणा मैं ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा। ध्रुव की तरफ मौत एक एक कदम करके बढ़ रही थी। तभी एक उड़ता हुआ चाकू अल्ट्रासोनिक तोप में लगे कोरख्वाब के हीरे से टकराया और हीरा हवा में उछालकर सीधे चंडिका के हाथ में जा गिरा। अगर मेरा ख्याल सही है तो ये हीरा ही तुम्हारी तोप की असली ताकत है, और इसके हटते ही तुम्हारी मशीन बेजान हो जाएगी। चंडिका खुद एक वैज्ञानिक थी और उसका ख्याल एकदम सही था। हीरे के मशीन से अलग होते ही ध्रुव को कैद करने वाला ध्वनि तरंग का खोल भी गायब होने लगा। चंडिका, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मेरे पैरों की तरफ देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। ये पंजे यानी वो विशालकाय बाज तुम ही थी। वह बाज नहीं, इंजन लगा एक हैंड ग्लाइडर है। मैं जानती थी कि पहाड़ी रास्ते पर तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। बकवास बंद कर छोकरी, और मुझे हीरा वापस कर दे। ये हीरा तो अब नेशनल म्यूजियम ही जाएगा जहाँ की यह अमानत है, और तुम जेल जाओगे जहाँ की तुम अमानत हो। तू ऐसे नहीं मानेगी। ध्वनिराज का हाथ उठा और अचानक किए गए इस वार से चंडिका बच नहीं पाई। ये दृश्य ध्रुव की आंखों में खून उतार देने के लिए काफी था। तुमने चंडिका का पर वार करके मेरे दिल में रही सही दया भी खत्म कर दी है ध्वनिराज। अब तुम अपने पैरों पर चलकर जेल नहीं जाओगे। क्रुद्ध ध्रुव के वार तो दीवार में भी छेद कर देने के लिए काफी थे। ध्वनिराज का जबड़ा तो हाड़ मांस का बना था, पर ध्वनिराज के लिए भी है यह आखिरी मौका था, और उसकी छोटी अल्ट्रासोनिक गन अभी सही सलामत थी। एक ध्वनि तरंग ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन क्रोध में भी ध्रुव ने अपने होशावास नहीं खोए थे। ध्वनि तरंग से बचने के लिए वो तेजी से एक तरफ हटा और ध्वनिराज आजाद हो गया। अब वो पागलों की तरह ध्रुव पर ताबड़तोड़ वार करता जा रहा था। वह ये नहीं देख रहा था कि उसके वार कहाँ लग रहे हैं। मेरी मशीन, मेरी अल्ट्रासोनिक तोप, मैंने अपनी 15 सालों की मेहनत को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया, और ऐसा करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आशावादी हो ध्वनिराज, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। मेरा तुमसे मार खाने का एकमात्र मकसद तुम्हारी मशीन को तुम्हारे ही हाथों से तबाह करवाना था, और अब मुझे तुम्हारी दूसरी मशीन को नष्ट करना है। ध्वनिराज का हाथ एक और घातक ध्वनि तरंग का वार करने के लिए उठा, और उसी पल ध्रुव आगे लपका।
उसको उसी क्षण का इंतजार था। उसने ध्वनिराज का हाथ उसकी ही छाती पर लगे कंट्रोल पैनल की तरफ मोड़ दिया। घातक ध्वनि तरंग तब तक चल चुकी थी। ध्वनि तरंग का वार अपने ही कंट्रोल पैनल पर हुआ और एक धमाके के साथ पैनल के चिथड़े उड़ गए। धमाके के धक्के ने ध्रुव को भी दूर फेंक दिया। ध्वनिराज की अल्ट्रासोनिक गन भी तबाह हो गई थी और तभी पूरा वातावरण सायरनों से गूंज उठा। पुलिस आ गई। ध्वनिराज तेजी से छत की तरफ भागा और उसके पीछे लपकता हुआ ध्रुव चंडिका को देखकर रुक गया। चंडिका, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता छोड़ो। ध्वनिराज भाग रहा है, तुम उसको रोको। वह भागकर कहीं नहीं जा पाएगा। चंडिका, चारों तरफ पुलिस का घेरा है। लेकिन छत पर पहुंचते ही ध्रुव का सोचना गलत साबित हो गया। ओह, तो ध्वनिराज ने अपने भागने का इंतजाम कर रखा था। घबराओ मत, मैं उसको भागने नहीं दूंगी। थोड़ी ही देर में इसके गुब्बारे में एक छेद इसको नीचे उतरने के लिए काफी है। यह मुझ पर ब्लू टॉर्च से हमला कर रहा है। ब्लू टॉर्च की तेज लपट ने बाज के एक पर को जला दिया और चंडिका को मजबूर होकर ध्वनिराज का पीछा करने का इरादा छोड़ देना पड़ा। शुक्र है कि पर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब मैं इसका पीछा नहीं कर सकती। अब मुझे नीचे उतरना होगा। थोड़ी सी मुश्किल के बाद चंडिका सही सलामत नीचे उतर आई। ध्रुव, मेरी सारी कोशिशें के बावजूद ध्वनिराज बचकर भाग निकला। नहीं चंडिका, अब वो कहीं भागकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ध्वनिराज कौन है। पता तो मुझे पहले ही लग गया था, लेकिन अभी अभी मिले करीम के मैसेज से मेरा शक यकीन में बदल गया है। मेरे साथ आओ। और फिर सिविल लाइंस के एक फ्लैट में। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके और पोशाक पहनाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसको मैंने इसी कमरे में बंद करके रखा। अरे, कमरा तो खाली है। खाली तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारे असिस्टेंट नायर को हमने आज़ाद कर दिया है। प्रोफेसर काले उर्फ ध्वनिराज। ध्रुव, तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। तुमने अपनी ही हत्या तो बहुत खूब की थी काले, लेकिन तुम्हारी लाश का एक भी टुकड़ा ना मिलने से मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कमांडो फोर्स को तुम्हारे फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया था और उसी से आज सुबह हमको नायर का पता मिल गया, जिसको तुमने बंधक बनाकर इस फ्लैट में बंद कर दिया था और जिसे खत्म करने तुम अभी यहाँ पर आए थे। वैसे तुम्हारी असलियत तो मैं काली पहाड़ी पर ही जान गया था, जब मुझसे लड़ते वक्त तुमने अल्ट्रासोनिक यंत्र को अपनी 15 साल की मेहनत का नतीजा बताया था। हाँ, मैं ही ध्वनिराज हूँ। मैंने ही यह अल्ट्रासोनिक यंत्र बनाए थे। यह मेरा आविष्कार था, पर उसके बदले मुझे क्या मिला? 15 साल तक सिर्फ कुछ हजार रुपये महीने की तनख्वाह, जबकि इस यंत्र से मैं करोड़ कमा सकता था। मेरे अलावा सिर्फ नायर और पटेल ही इस आविष्कार के बारे में जानते थे। पटेल को तो मैंने पहले खत्म करा दिया और नायर को इसलिए बंधक बनाकर रख लिया ताकि वक्त आने पर उसकी लाश को ध्वनिराज की पोशाक पहनकर पुलिस के हवाले कर दो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे इरादों पर पानी फेरने का मौका मुझे मिला काले। अब यह आपका कैदी है इंस्पेक्टर। ध्वनिराज को पकड़ने के लिए नगर प्रमुख ने 10,000 रुपये का इनाम रखा है ध्रुव, और मेरे ख्याल से यह इनाम तुम दोनों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। आप तो जानते ही हैं इंस्पेक्टर कि मैं किसी भी तरह का इनाम स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं इनाम जरूर लूंगी मिस्टर इंस्पेक्टर। इस वक्त इसकी मुझे सख्त जरूरत है। और फिर हमेशा की तरह चंडिका वहां से छूमंतर हो ली। और फिर बाद में, श्वेता, ये ले तेरे एयरफोन, और ये तेरे लिए 2,000 रुपये। एयरफोन तो लाओ इधर कंजूस, और अपने पैसे अपने पास संभाल कर रख लो, क्योंकि अब मेरे पास 5,000 रुपये हैं। अरे, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? बिजनेस से मिस्टर ध्रुव। अच्छा, तेरे साथ कौन बिजनेस करने लग गया? तुम्हारी दोस्त चंडिका। उसको पुलिस ने ध्वनिराज को पकड़वाने के लिए 5,000 रुपये इनाम में दिए थे, जो उसने मुझे दे दिए। बड़े दानी से पाला पड़ गया तुम्हारा। उसने किस खुशी में ये पैसे आपको दान में दिए हैं? दान लिया करो तुम। मैंने तो उसको अपना एक महान आविष्कार किराए पर दिया था, एक ग्लाइडर बाज। तो वह बाज तूने बनाया था, पर चंडिका को इसके बारे में कैसे पता चला? यानी तू उसे जानती है? हाँ, जानती हूँ। तू बता ना, कौन है वह? बस एक लड़की है।
ओह, और तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले मेरे दोस्तों से तुमको क्या मतलब। मैं 2 दिन से पैसे मांग रही थी और तुमने चान्या 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 चान्या। हे भगवान, इसकी चान्या चान्या की आवाज़ से तो ध्वनि राज की पराध्वनि तरंगे ज़्यादा अच्छी थी। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।